हेलो गाइस, डे 17वीं बीज गणित से क्लास 0 से क्लास 10 तक के मैं बताने जा रहा हूँ दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरणों को हल करना। सॉल्विंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो चर हो, कै गो चर हो? दो गो चर हो किसी समीकरण में, वो भी क्या हो? एक घात वाला। तो एक समीकरण से उसका हम हल नहीं निकाल सकते हैं। मान लो लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 10। तो अब दो गो चर है x और y। अब ऐसा एक नहीं अनंत संख्याएं हो सकती है। मान लो x अगर 1 है तो y क्या होगा? 9 बराबर 10 होगा। अगर ये 2 है तो ये क्या होगा? 8 मिलके 10 होगा। ये 3 है तो ये 7 मिल करके 10 होगा। ये 4 है तो ये 5 ये 4 है तो 6 मिल करके 10 होगा। इसी ढंग से अनंत संख्याएं होगी। तो परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि x प्लस वाई बराबर 10 के हल कितने होंगे? तो आपको जवाब क्या देना होगा? अनंत, अपरिमित, ठीक है ना, अनगिनत। कहने के मतलब हो गया कि अगर दो चर वाला कोई समीकरण है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक नहीं बल्कि दो समीकरण चाहिए। और जब दो समीकरण हो तो वैसे ही जोड़ा को बोलते हैं दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण। लेकिन चर का पावर कितना होगा? 1 होगा। 2, 3 सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है उसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y बराबर c1 होता है। इसी आधार पर दूसरा समीकरण ये बन जाएगा। तो ये सूत्र के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको इसी ढंग का सवाल, तो पहले हम बात करते हैं कि इसका हल कै गो हो सकता है। दो गो चर है तो एक हल हो सकता है। क्या हल हो सकता है? एक हल, एक या अद्वितीय हल हो सकता है। तो इसका एक कंडीशन है। क्या इसमें एक या अद्वितीय हल होने का शर्त, ठीक है, होने का शर्त क्या है? यहां पर a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। अगर ऐसा हो ये a1 बटा में a2 बराबर नहीं हो b1 बटा में b2 तो कितना हल होगा? एक या अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है बेजोड़, उसका कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा आपको अनंत हल होगा। अनंत हल और अनंत हल होने का शर्त क्या है? a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। a1 बटा में a2 बराबर हो b1 बटा में b2 बराबर हो c1 बटा में c2। तो इस युगपत समीकरण का हल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत होगा, अनंत हल होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। और तीसरा आपको है
एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं होने का शब्द वो क्या है? तो अगर इस टाइप का हो, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं हो C1 बटा में C2, तो आपका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। वास्तव में इसमें रेखा समांतर होती है दोनों, ठीक है। और जब एक हल प्राप्त होता है तो उसमें दोनों रेखा प्रतिच्छेदी होता है, और जब अनंत हल होता है तो ये दोनों रेखा एक दूसरे पर आधारित होता है, दोनों रेखा एक के ऊपर आधारित होता है। ये तीन बातें याद रखनी है, परीक्षा में पूछता है, इस सब नियम का प्रयोग होता है, वो हम बाद के वीडियो में बताएंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ हल करने का। तो मैंने ये बता दिया कि एक हल संभव है, दो हल की बात नहीं आएगी, एक हल होगा या अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा, तीन ही बात होती है और तीन बात को याद रखना है। अब रह गया कि इस समीकरण को यानी युगपत रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां कितनी हैं, तब मैं उन विधियों का नाम बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट विधि है लुप्तीकरण या विलुप्तीकरण या जोड़ या घटाव विधि। मैं यहाँ पर केवल नियम बताने जा रहा हूं, आपको जो करना होता है सो। इस विधि में क्या करते हैं कि किसी एक चर को गायब करते हैं दोनों समीकरण से। तो गायब कैसे? या तो हम x वाला को गायब करेंगे या y वाला को गायब करेंगे, तभी तो उसका नाम पड़ा है लुप्तीकरण या विलुप्तीकरण। तो लुप्त करना हो या विलुप्त करना हो तो यह दो, तो किस स्थिति में गायब होगा? या तो दोनों को जोड़ना होगा या दोनों को घटाना होगा, या तो इस दोनों को जोड़ना होगा या दोनों को घटाना होगा। तब वही अब 4 को गायब करना है तो क्या करोगे? 4 घटाओगे। अगर -4 को गायब करना है तो क्या करोगे? 4 जोड़ोगे। गायब करने से मतलब है 0 कर देना, ठीक है, बात समझ गई संख्या के द्वारा। तो यहाँ पर अगर x वाला को गायब करना है, x वाला को गायब करना है, तो x तो समान है लेकिन a1 और a2 समान नहीं है, तो क्या करना होगा? अब इसमें एक में फर्स्ट गुना क्या लिखोगे? फर्स्ट गुना a2 माइनस सेकेंड गुना a1 से लिखोगे। तब हल करोगी तो y का मान निकल जाएगा, जो भी निकलना होगा। उसी ढंग से अगर हमको y वाला को गायब करना होगा तब क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर फर्स्ट गुना b1 गुना यहाँ पर घटाओ b1 यहाँ पर करना होगा, ठीक है। और गुना करके जो भी होगा इसको हम अगला वीडियो में समझेंगे। आज फिलहाल समझो कि हमको इस विधि में करना क्या होता है, ठीक है। तब यानी ये समान नहीं है तो समान करना होता है। तो समान कैसे होगा? वास्तव में हम लघुत्तम और मसदूक शब्द सुने हुए हो, ठीक है ना। तो आप लघुत्तम संख्या लेते हो और बराबर यानी करते हो उसको। वैसे मान के चलो 4 है और 6 है, इसको बराबर करना है तो क्या करोगे? दोनों के पहला में आएगा कौन? 12 आएगा, तो 12 पुराओगे दोनों जगह, ठीक है। तो 400 का लघुत्तम होता है 12। तो वास्तव में इसको बराबर करने के लिए इसका हम
लौसा निकालते हैं और तब बराबर करते हैं। और उसके बाद जब अगर इसको काटाओगे तो y का मान निकलेगा, फिर y का मान जो आएगा उसको फिर समीकरण 1 या 2 में भर के निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हमको x और y दोनों का मान प्राप्त हो जाता है। तो लुप्तीकरण में हम यही करते हैं। दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या करते हैं? ये समीकरण 1 2 हुआ, तो इससे कौनों समीकरण से यदि हम एक से हम मान लो कि हम x का मान निकालते हैं, समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे और भरेंगे 2 में। समीकरण 1 से जो मान x का या y का निकालेंगे उसको हम 2 में भरते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो x1 का मान अगर हम भर रहे हैं, x का मान भरेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? सब y वाला होगा, तो y का निकलेगा। जो y का निकल गया मान, तो फिर हम x का मान निकाल लेते हैं। लुप्तीकरण में यही होता है, किसी दो समीकरण में से किसी एक समीकरण का मान किसी एक चर का निकालो, x का हो चाहे y का, चाहे जो भी चर है उसका। अगर 1 से मान निकालोगे तो 2 में भरना है, 2 से निकालोगे तो 1 में भरना है, सॉल्व कर लेना है, मान निकल जाता है। ठीक है। तीसरा विधि होता है तुलनात्मक विधि होता है। इसमें क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 से, दोनों से या तो हम x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे, कौन चर का निकालेंगे, लेकिन दोनों से निकालेंगे। अगर x का मान यहाँ मान लो कि a1 आया और फिर दूसरे से भी x का मान आ गया, मान के चलो b1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? a1 बराबर a2 होगा। तो दूसरा समीकरण जिसको कहते हैं तुलनात्मक विधि, उसमें आपको यही करना है कि दोनों समीकरण से या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो और आपस में बराबर करके उसको सॉल्व कर लेना है। हम x y यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर x y दिया हुआ है, जो चर दिया रहेगा उसी चर को क्या करना है? निकाल लेना है, दोनों समीकरण से निकाल लेना है। प्रतिस्थापन विधि के बाद तुलनात्मक विधि में हम यही करते हैं। चौथा विधि आपको होता है क्या? अनुपातिक विधि। अनुपातिक विधि, इसमें क्या करते हैं? समीकरण 1 के बाएं पक्ष से दाहिना पक्ष को हम भाग करते हैं, जो भी है यहीं पर है। इसी को क्या लिखेंगे? a1x प्लस b1 y बटा में a2x प्लस b2 y बराबर c1 बटा में c2। ठीक है। और इसे को फिर हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो वहां हमको फिर आगे सॉल्यूशन उसमें की जाती है। मान के चलिए अब x बटा में y, यहाँ कुछ मिलता है और अंत में x बटा में कोई कुछ भी होगा, इसको बराबर हम k मान लेते हैं। तो फिर x का मान के चलो यहाँ पर 50 हो गया, y का मान 3k हो गया। फिर अब इसको हम मान भरते हैं समीकरण में, तो हमको x और y का मान निकल जाता है। तो अनुपातिक विधि में हम यही करते हैं। पांचवा और अनुपातिक विधि, पांचवा और लास्ट विधि होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है। तो पांचवा और वज्र गुणन विधि में
इस समीकरण को अगर अगर बराबर में दिया हुआ है C1 तो उसको बायां में जाते हैं, दाहिना में हर हाल में 0 लिखते हैं। यहाँ दो चर है, x y और तीसरा जो है अचर है, तो हम पहले x क्या बराबर y बराबर 1 लिखते हैं और बटा में हम इसके आधार पर लिखते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पर पहले हम x y और 1 की बात करेंगे। तो x का गुणांक यहाँ पर नोट कर लो, क्या है a1 और फिर a2। इसका गुणांक क्या है y का, तो b1 और b2। और इसका बात करो इसके जगह पर होगा तो c1 और c2, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लिख दो थोड़ा देर के लिए। तो ये चिन्ह तो डिपेंड करता है कि प्रश्न में प्लस है या माइनस है। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस ही रहे या माइनस रहे उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हैं। तो पहला का में क्या होता है कि x के बटा में लिखना है तो इसको भूल जाना है, ठीक है। x के बटा में लिखना है तो इसको भूल जाओ और इसको दिमाग में रखो y और 1 के वाला का। इसको क्या करते हैं, पहले ऐसे गुना करते हैं और फिर उसमें से घटाते हैं, इस टाइप से गुना करके, यानी पहले b1 और c2, b1 और c2। हालांकि अगर यहाँ पर चिन्ह लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे b1 और c2 की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे ये ऐसे गुना करके, यानी b2 c1 या c1 b2, c1 b2 होगा, c1 b2 होगा यहाँ पर, ठीक है। उसी ढंग से अगर हम y के बाटा में लिखना है तो हम y वाला सब भूल जाएंगे, इसको हम भूल जाएंगे और तब गुना पहले अब हम इस टाइप से करेंगे, c1 और a2। तो a2 c1 में से घट जाएगा कौन, a1 और c2, a1 और c2, ठीक है। उसी ढंग से अगर एक के बटा में लिखना है तो इसको भूल जाएंगे और फिर हम ऐसे गुना करेंगे, ऐसे घटाएंगे तो क्या होगा, a1 b2 घटाओ a2 आपको b1 हो जाएगा, a2 b1 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ गए। तो इस टाइप से आपको लिख लेना है। अब क्योंकि तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, अब क्या होगा, x मान के चलो कि x बटा में आ गया 4 बराबर y बटा में आ गया 5 बराबर 1 बटा में आ गया 3, ठीक है, मान लो। तो अब x का मान क्या होगा, x का मान ही चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 4 बटा में 3, y का मान क्या हो जाएगा 5 बटा में 3। इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करते हैं। आशा है कि बात को समझ गए होंगे। तो अगला वीडियो में मैं पांचों विधियों को बारी बारी से एक एक सवाल एक विधि से आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे पूरी प्रक्रिया के साथ। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के आज सब्सक्राइब कर देना है बेल आइकन दबा करके। और कोई भी बात आपको हमसे पूछना हो, जानना हो, बिना किसी दिक्कत के, इसलिए कि मेरा प्रीमियम वाला वीडियो नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपके लिए हूँ मैं। मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा ना होगा इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप गणित आपका जितना मजबूत हो सकता है उतना मैं आपको सहयोग कर सकूं। आपसे सिर्फ हमको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट किया करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय।